आइए श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन और श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग को समझते हैं। ध्यान रहे कि ये दोनों एक दूसरे से भिन्न प्रक्रियाएं होती हैं। यदि हम श्वासोच्छ्वास की बात करें तो इसका मतलब होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेने में हम वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त वायु को अपने फेफड़ों में ले जाते हैं और सांस छोड़ने में हम कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। स्थलीय जीव सीधे वायु से सांस लेते हैं, जबकि जलीय जीव जल में विलेय ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वो सांस लेते हैं। इसके विपरीत श्वसन तब होता है जब श्वासोच्छ्वास के द्वारा ली गई ऑक्सीजन कोशिकाओं में प्रवेश करती है। कोशिकाओं के भीतर इस ऑक्सीजन का उपयोग शर्करा यानी भोजन को तोड़ने के लिए किया जाता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो चलिए हम पहले श्वसन को समझते हैं। ध्यान रहे कि श्वसन प्रकाश संश्लेषण की विपरीत प्रक्रिया होती है। तो आइए संक्षेप में देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। यहाँ वे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करते हैं और इसकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अणुओं को जोड़ते हैं, जिससे भोजन बनता है। ये भोजन हमें ग्लूकोज के रूप में मिलता है। इस दौरान ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है जो वायुमंडल में चली जाती है। ये हमारे लिए प्राणवायु की तरह काम करती है। श्वसन इसकी विपरीत प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि इस भोजन को ऑक्सीजन की सहायता से तोड़ा जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिकाओं में ये अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया से ऊर्जा मुक्त हो जाती है। जो ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के दौरान अवशोषित हुई थी, वही ऊर्जा कोशिकाओं में मुक्त हो जाती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी का अणु है वह भी अलग हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में चली जाती है। तो ये श्वसन की प्रक्रिया होती है। लेकिन ये श्वसन की प्रक्रिया कोशिकाओं के भीतर एक चरण में संपन्न नहीं होती। यह एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें कई चरण होते हैं। इसके दो महत्वपूर्ण चरण होते हैं। तो चलिए हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो श्वसन का जो पहला चरण होता है वह कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है। इसमें क्या होता है? इसमें शर्करा यानी कि ग्लूकोज के अणु को पाइरोवेट में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, जो ग्लूकोज का अणु होता है वह 6 कार्बन वाला एक बड़ा अणु होता है। इसे कोशिका द्रव्य के भीतर 3 कार्बन वाले अणु पाइरोवेट में तोड़ दिया जाता है। इसमें हालांकि बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसके बाद श्वसन का जो दूसरा चरण होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। यानी कि पाइरोवेट को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है या नहीं है, इसके आधार पर यह 3 तरीके से हो सकता है। ये 3 तरीके कौन कौन से हैं, चलिए इन्हें देखते हैं। तो पहला तरीका है जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। यदि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है तो पाइरोवेट ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और इस दौरान इसे पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है और इसके टूटने पर काफ़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वायुमंडल में चली जाती है। ये जो श्वसन होता है चूँकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे हम वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ध्यान रहे कि ये कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि कोशिका के भीतर पावर हाउस कहलाता है। यहीं पर ऊर्जा मुक्त होती है। इसके बाद जो दूसरा है ऑक्सीजन के अभाव में, यहाँ पर पाइरोवेट, चूँकि ऑक्सीजन की मात्रा कम है इसलिए यहाँ पर जब पाइरोवेट टूटता है तो हमें लैक्टिक अम्ल मिलता है और थोड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इस तरह का श्वसन तब होता है जब हम काफ़ी अधिक श्रम करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे फेफड़े ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाते, लेकिन हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इसलिए हमारी मांसपेशियां पाइरोवेट को लैक्टिक अम्ल में तोड़ देती हैं और कुछ ऊर्जा मुक्त कर देती हैं, जिससे हमें ऊर्जा की आपूर्ति हो सके। यानी कि ये श्वसन हमारी मांसपेशियों में अधिक श्रम के दौरान होता है। इसके बाद तीसरा श्वसन है जो पूरी तरह से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यहाँ पर पाइरोवेट के टूटने पर जो अणु बनते हैं वो होते हैं एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह के श्वसन में
बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यहाँ पर जो एथेनॉल बन रहा है यह एक प्रकार का एल्कोहल होता है। इसी विधि से हम एल्कोहल का उत्पादन भी करते हैं। क्योंकि ये श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, इसलिए इसे हम अवायवीय श्वसन यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और ये हमें यीस्ट में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने समझा कि श्वसन कैसे होता है और उसके कौन कौन से चरण होते हैं। आइए अब समझते हैं श्वासोच्छ्वास को। श्वासोच्छ्वास का मतलब सांस लेना और छोड़ना। यह हमारे शरीर में कैसे होता है इसे समझते हैं। तो जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होती है, यदि हम मनुष्य की बात करें तो हमारे शरीर में श्वासोच्छ्वास के लिए दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिनकी सहायता से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। उनमें से एक डायाफ्राम होता है और दूसरा फेफड़े होते हैं। डायाफ्राम फेफड़ों को सिकुड़ने और फैलने में सहायता करता है, इसीलिए वायु फेफड़ों के अंदर आ पाती है और बाहर जा पाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि डायफ्राम काम नहीं करेंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होती है उसमें दो चरण होते हैं, सांस अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। सांस के अंदर लेने को हम अंतः श्वसन या इन्हेलेशन भी कहते हैं। इसमें पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। डायफ्राम नीचे चला जाता है जिससे फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है। आकार बढ़ने से फेफड़ों के अंदर वायु का दाब कम हो जाता है और फेफड़ों में वायु भर जाती है। इसी तरह से श्वासोच्छ्वास का दूसरा चरण होता है सांस छोड़ना, जिसे हम निःश्वास भी कहते हैं। इस दौरान पसलियों और डायफ्राम की गति विपरीत हो जाती है, यानी पसलियाँ अंदर की ओर और नीचे गति करने लगती हैं। डायफ्राम ऊपर चला जाता है जिससे फेफड़ों का आकार घट जाता है और फेफड़ों के अंदर वायु का दाब अधिक होने के कारण वायु बाहर निकल जाती है। ये कैसे होता है, चलिए इसे हम कुछ एनिमेशन की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस चित्र में आप पसलियों और डायफ्राम को देख सकते हैं। ये जो नीचे वाला भाग है इसे ही हम डायफ्राम कहते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो यही डायफ्राम ऊपर से नीचे की ओर गति करता है जिससे फेफड़ों में हवा भर जाती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सांस लेते समय, ये सांस छोड़ते समय, सांस लेना, सांस छोड़ना। इसी तरह से हमारे शरीर में फेफड़े और डायफ्राम काम करते हैं। फेफड़ों के अंदर वायु से ऑक्सीजन का अवशोषण कैसे होता है, इसे जानने के लिए चलिए हम इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो यदि हम इसे अंदर से देखें तो हमें कुछ इस तरह की संरचना देखने को मिलती है। यहाँ पर इस भाग को हम श्वास नली बोलते हैं। इसे हम श्वास नली या ट्रैकिया बोलते हैं। यह उपास्थि यानी कि कार्टिलेज से बना हुआ हिस्सा होता है और इसमें हमें वलय देखने को मिलते हैं। ये वलय इसलिए होते हैं ताकि सांस लेते समय मार्ग, जो श्वास मार्ग है, वो बंद ना हो जाए। ये श्वास नली आगे जाकर दो भागों में विभाजित हो जाती है जिसे हम श्वसनी बोलते हैं, और ये श्वसनी भी आगे जाकर कई छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाती हैं जिन्हें हम श्वसनिका बोलते हैं। अब यदि हम इन श्वसनिकाओं को और गहराई से देखें तो हमें कुछ और संरचनाएं देखने को मिलती हैं। इन संरचनाओं को हम कूपिका बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। इन्हीं कूपिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, यानी जो हमने वायुमंडल से फेफड़ों में वायु ली है उसमें जो ऑक्सीजन होती है वह रक्त में चली जाती है और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह इन कूपिकाओं को दे दी जाती है, जिसके माध्यम से ये फेफड़ों से होते हुए वायुमंडल में वापस चली जाती हैं। इसके लिए इन कूपिकाओं में रक्त वाहिकाओं या रक्त केशिकाओं का एक बहुत विस्तृत जाल होता है। इन कूपिकाओं में गैसों का विनिमय कैसे होता है, इसे समझने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो कूपिकाएं हैं उनके पास ऑक्सीजन होती है, जो हमने सांस ली है वो ऑक्सीजन इनके पास होती है, और इनके पास जो रक्त की केशिकाएं हैं वहाँ पर कोशिकाओं से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं के पास चली जाती है और कूपिकाओं में जो ऑक्सीजन है वो रक्त वाहिकाओं में चली जाती है। इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है और यह विनिमय विसरण के द्वारा होता है। तो इस तरह से हमारे जो फेफड़े हैं वो काम करते हैं और ये हमारी श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया होती है।